गुड मॉर्निंग साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग 11 अगस्त 2024 का सबसे बेहतरीन एमसीक्यू देखने के लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे आज बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उसका नाम है पेरिस ओलंपिक जो इस समय फ्रांस में चल रहे हैं। वहाँ पर जो नीरज चोपड़ा हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, भारतीय जेवलिन थ्रो में भाला फेंक से इनका संबंध है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ब्रॉन्ज जीता है या सिल्वर मेडल जीता है? इनके बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ अन्य जो एमसीक्यू हैं उनको भी देखेंगे। तो मित्र, बगैर देरी किए चलते हैं अपने सेशन की ओर। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको बताना चाहता हूँ, इस पर मैं सारे विषय जीएस के फ्री पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर, हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल गिफ्ट में देता हूँ। रीजनिंग भी साथ ही पढ़ाता हूँ। सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सारे वीडियो सेशन बनाऊंगा, उसका नोटिफिकेशन का बेहतर से बेहतर लाभ उठा पाएंगे। सेशन अच्छा ये लगे तो लाइक जरूर करिए, भाई मानते हो 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए मित्र, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं। तो मित्र ध्यान रखिएगा, जो नीरज चोपड़ा है इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से है और इन्हें भारत का गोल्ड बॉय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पिछली बार जो टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और तब से ये लगातार गोल्ड मेडल जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल न जीत करके सिल्वर मेडल जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 ही है। 20 क्वेश्चन का मतलब मेरे बेहतरीन आंसर है। जो अपने देश के नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। मेरे भाई, कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? जो पाकिस्तान के एक जेवलिन थ्रो है उन्होंने जीता हुआ है। वो सब आपको इसी सेशन में आगे बताने के लिए जा रहा हूँ। ये आपके गोल्ड जो नीरज चोपड़ा है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, तिरंगा को लपेटे हुए नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया था। यह तो भारत को आशाएं थी, उस दिन वेट भी भारत कर रहा था, पूरा देश इंतजार में था कि भारत आज गोल्ड लेकर के आएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। अपना पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, हमसे गोल्ड ले गया। हालांकि जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही फल मिलता है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। उसने जितनी पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रो हैं उन्होंने इतनी अपनी मेहनत की और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत को सिल्वर मेडल से संतुष्टि करनी पड़ी। और जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था वो उसको ध्यान रखना, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। तो इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंका था। ठीक है बच्चों, इस फैक्ट को याद रखना, पूछा जा सकता है। जो नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान इन्होंने क्या किया था? हासिल किया था। आप लोग बेहतरीन तरीका से इन बातों को जानेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नीरज चोपड़ा ने 2 ओलंपिक में, आपको बताना चाहता हूँ, नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने 2 ओलंपिक में जीतने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। मतलब ये है कि जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने 2 ओलंपिकों में, किसमें? 2 ओलंपिकों में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गोल्ड जीते या सिल्वर जीते या ब्रॉन्ज जीते। मतलब ये है कि इन्होंने पहले गोल्ड जीता था, अब कौन सा जीता है? सिल्वर जीता है। यही काम अन्य 2 खिलाड़ी और हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने यही काम किया है। 3 अब तक ऐसे लोग हुए हैं इन्होंने 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। इससे पहले सुशील कुमार, जिनका संबंध किससे मेरे भाई? कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से है। कुश्ती से सुशील कुमार का संबंध है। इन्होंने भी 2 मेडल जीते थे। और जो शटलर, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु, इन्होंने भी लगातार ओलंपिक में 2 मेडल जीते मेरे भाई। ठीक है, इस आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हो। इस तरीके से तीसरे स्थान पर है, ये 3 व्यक्ति हैं। तीसरे नंबर के आपके नीरज चोपड़ा हैं, जो 2 ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते हैं। अब पहले स्थान पर कौन रहा है उन्हें देख लीजिएगा। पहले स्थान पर अपना पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक
में गोल्ड मेडल जीता है मित्र। ये बताया जाता है कि एक समय ऐसा था कि इनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और ये बात सत्य है कि मेहनत हर व्यक्ति की रंग लेकर के आती है। मेहनत ये नहीं देखती है किस गरीब है अमीर है, किस जाति से, किस वर्ग से, किस धर्म से है या किस समुदाय से है। केवल मेहनत होती है और मेहनत हर किसी की रंग लेकर के आती है। पाकिस्तान के जो, मैं पाकिस्तान की भलाई नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आप नेगलेक्ट मान लेना, मैं भारतीय हूँ, भारत को मेरी आस्था है पूरी तरीके से 100%। तो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, उन्होंने जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, इस बात को ध्यान रखना। और नीरज चोपड़ा को दूसरा स्थान सिल्वर मेडल मिला हुआ है। इन्होंने 92.97 भाला फेंक करके, मीटर भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, और ये पहले स्थान पर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपने नीरज चोपड़ा है भाई। ठीक है, आप इनका नाम भी याद रख लीजिए, अरशद नदीम का और अपने नीरज चोपड़ा का भी भाई। और तीसरे नंबर पर कौन रहे हैं? तो ग्रेनाडा एक कंट्री है मेरे भाई, कैरिबियाई कंट्री ग्रेनाडा के एंडरसन पीटरसन ने 88.54 मीटर भाला फेंक करके तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, आप तीनों का नाम बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अब आपको एग्जाम में देखने के लिए निश्चित मिलेगा। जैसे आज से पहले आप एटीएम से पैसे निकालते थे, एटीएम से पानी निकालते थे, अब इसी तरीके से आप एटीएम से अनाज निकाल सकेंगे। वो कैसे? भारत, आपने देखा होगा भारत में जो एडीएस प्रणाली है जिसमें अनाज वितरण किया जाता है, उसमें तमाम प्रकार की खामियां हैं। अनाज वितरण विक्रेता हैं, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते या उन्हें कम देते हैं, कम अनाज देते हैं। इस कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ये सारी समस्या खत्म होने के लिए जा रही हैं और इसी तरीके का प्रयास एक जो राज्य है, भारतीय राज्य है जिसका नाम ओडिशा ने ये प्रयास किया है कि वो एटीएम के माध्यम से अब आप उसमें जो आधार कार्ड नंबर होता है और जो राशन कार्ड नंबर होता है उसमें डालिए और फिंगरप्रिंट पेश करिए, आपका जितना राशन कार्ड में आपका अनाज है वो आपको ईमानदारी से मिल जाएगा, जिसमें जो बिचौलिया का जो सिस्टम था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको गरीब लोगों को सामना करना पड़ता था। तो ये जो कार्य किया है एटीएम वाला, वह ओडिशा राज्य ने किया है। किसने किया है? ओडिशा ने। ध्यान रखेंगे, देश का पहला अनाज एटीएम है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो बताइए, ओडिशा राज्य में लॉन्च किया गया है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इट इज बेस्ट आंसर है भाई। ठीक है, झारखंड में आपको बता दूं, झारखंड राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला है, खुलने के लिए जा रहा है और वो भी रांची में। कहाँ पर? रांची में खुलने के लिए जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विशेषता अपनी यह है कि उत्तर प्रदेश में जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है, इससे पहले हरियाणा में था गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के ये किस जिले में, यूपी के किस जिले में, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बताना है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बताएंगे। ठीक है, और केरल का एक शहर है कोझिकोड। कोझिकोड में क्या किया है? इसे यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है, सूची है, उसमें साहित्यिक शहर, कौन सा? साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। भारत का ही कैसा शहर है? लिटरेचर शहर है कोझिकोड मेरे भाई। और केरल में ही वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है। इस बात को भी ध्यान रखना बेहतरीन तरीके से मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ओडिशा की राजधानी जो भुवनेश्वर है, वहाँ पर देश का पहला जो अनाज एटीएम लॉन्च किया गया है। आपको पता है यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो भारत सरकार की है, जिसे पीडीएस कहते हैं, कि लाभार्थियों को 24/7 मतलब 24 घंटे
और सातों दिन इसका बेहतरीन तरीके से लाभ उठा सकते हैं। आप दिन में भी जा सकते हैं। बहुत से लोग, गरीब लोग ऐसा होते हैं, अपना परिवार का गुजारा करने के लिए दिन में काम करने चले जाते हैं और वो इस कारण इस जो प्रणाली है, जो ओडीएस है, उसका पीडीएस है, उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पेट पालना है। तो बहुत से जो गरीब मेरे भाई बहन हैं, वह क्या होता है कि वह इस प्रणाली से, इस योजना से वंचित रह जाते, वो अनाज नहीं ले पाते। तो ऐसी कंडीशन में वो शाम को आकर के रात में भी एटीएम पे जाएंगे, अपना फिंगरप्रिंट करेंगे और अपना क्या करेंगे, अनाज वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रणाली बहुत बेहतर है, जिसमें आपने देखा होगा जो राशन कार्ड की दुकानें हैं, वो जो राशन विक्रेता हैं, वो मोस्टली गरीब लोगों का कभी कभी अनाज नहीं देते हैं और अनेक तरह की बातें बनाकर उन्हें वापस कर देते हैं, और जो उनका अनाज होता है उसे बेच करके अपना बेनिफिट ले लेते हैं वो। तो अब ये प्रक्रिया खत्म होने वाली है। देखो, यह मशीन 5 मिनट में क्या करेगी, 50 किलो अनाज निकालेगी। यह मशीन क्या करेगी, 5 मिनट में 50 किलो अनाज निकालेगी, और यह जल्द ही उड़ीसा के बाकी जिलों में भी ये क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मित्र, कोई भी राशन कार्डधारी अपना आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करके और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद, आपको पता है कि आधार कार्ड से बायोमेट्रिक्स, जिसमें आई वाला फिंगरप्रिंट सब उसी में ऐड होते हैं, उसके आधार से अनाज उसमें से गेन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अच्छा, कुछ अलग बेहतरीन बातें हैं जो आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में बन सकती हैं। 2024 की महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पूछा गया, भारत का जीआई टैग वाला अंजीर जूस निर्यात किया गया है। भारत में जो अंजीर होता है, आपको ये बताना है, अंजीर के उत्पादन में उत्तर भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस निर्यात किया गया, किस कंट्री को निर्यात किया गया है, तो बताइए, पोलैंड को। किसको? पोलैंड को निर्यात किया गया मेरे भाई। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा था, तो भारत का पहला जो सौर मिशन था उसका नाम आदित्य L1 था। आदित्य L1 था, जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इस डेट को भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला लिटरेचर शहर, जिसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, भारत का पहला लिटरेचर शहर कौन सा है, तो बताइए, कोझिकोड है। कोझिकोड है, और कोझिकोड कहां, किस राज्य का शहर है, तो बताइए, केरल का है मेरे भाई। बेहतरीन फैक्ट है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है, दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च, वो वोल्वो ने लॉन्च किया है। किसने? वोल्वो ने लॉन्च किया है। इस बात को ध्यान रखना, किसने? वोल्वो ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहली 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन का नाम क्या है, यह पूछा गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है मित्र, इसका नाम अग्निबाण है। अग्निबाण है, आप लोग याद रखना। आप लोग बेहतरीन तरीके से, जो 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन का नाम क्या है, अग्निबाण, आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, पूछा क्या गया है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय में जो आदिवासी दिवस है उसे कब सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जो आदिवासी समुदाय है उनकी पॉपुलेशन है वो 7% के समथिंग है, और दुनिया में जितने भी जंगल हैं, जितनी फॉरेस्ट हैं, उनको संरक्षण करने का कार्य है वो मोस्टली इन्हीं जो आदिवासी जनजाति हैं उन्होंने किया है। तो इन जो जंगलों को बनाए रखना, उनको संरक्षण करना, उनको देख रेख रखना, मोस्टली जो वर्क किया है शुरू से लेकर के, वो आदिवासी जनजातियों ने ही किया है मित्र। तो इनकी स्मृति में, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके अधिकार के लिए प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 9 अगस्त को क्या किया जाता है, आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आप अन्य फैक्ट भी जानेंगे। जैसे 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन याद होगा आपको, 8 अगस्त 1942 को ये शुरू किया गया था। ये डेट मेरे भाई पूछी जाती है, आप लोग याद रखना। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन मनाते हैं।
हुआ था। और 7 अगस्त को आप लोग बेहतरीन तरीके से एक बात ध्यान रख सकते हो कि भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किसके रूप में? भाला फेंक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है तो बता दीजिए। 9 अगस्त को मनाया जाता है मेरे भाई। ये फैक्ट बन सकता है, आता भी है, इस तरीके से आप लोग इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए चलते हैं 9 अगस्त की ओर और आदिवासी जनजाति की ओर। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1995 को मनाया गया था। ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था तो 1995 को सेलिब्रेट किया गया था 9 अगस्त को। ठीक है। इसके साथ साथ आदिवासियों के योगदान और अधिकारों के बारे में, उनको जागरूक करने के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनके क्या क्या मतलब क्या क्या उनके राइट्स हैं, क्या क्या उनकी अवेयरेंस है, क्या क्या उनके वर्क हैं, उन सब के बारे में यह 9 अगस्त 1975 से 95 से शुरू किया गया था, ताकि वो लोग भी अपने अधिकारों और अपनी जागरूकता को समझें। 2024 की इसकी अगर थीम पूछी है, बेस्ट है, पूछी जा सकती है। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूछी जा सकती है कि 2024 की थीम क्या है, तो अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। ये बच्चों इसकी थीम है। आप लोग मेरे भाई शेर शेरनी इसे याद जरूर कर लेना। पूछी जा सकती है कि 2024 की जो 9 अगस्त को आदिवासी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो इसकी थीम क्या है, तो बता दीजिए। अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासियों के लोगों के अधिकारों की क्या करना है, रक्षा करना, ये इसकी थीम है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में 90 देशों में, कितने देशों में? 90 देशों में लगभग 476 मिलियन आदिवासी लोग निवास करते हैं। कितने? 476 और 90 कंट्रियों में निवास करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। कितनी कंट्रियों में? 90 देशों में जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं वो निवास करते हैं। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 476 मिलियन के समथिंग इनकी आदिवासी पॉपुलेशन बताई गई है। और विश्व में अगर देखा जाए तो 70% आदिवासी लोग हैं वो एशिया में निवास करते हैं। किस भाई मेरे? एशिया में निवास करते हैं। और 16% अफ्रीका में निवास करते हैं। और 11% लैटिन अमेरिका में निवास करते हैं। 11% लैटिन अमेरिका में निवास करते हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को याद रखिएगा। भारतीय जनजाति, अब देखिए भारत के बारे में कुछ बताते हैं। भारतीय जनजाति दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए 9 अगस्त को तो मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के बारे में बताया था। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय मतलब भारतीय आदिवासी दिवस कब लोग सेलिब्रेट करते हैं तो बताइए कि 15 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मेरे भाई समझ में आया। अब क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन जो आपने देखा हो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने जंगलों को काटने के लिए एक अभियान चलाया था और उन्हें रोकने के लिए वहाँ के जो आदिवासी नेता थे, उस समय उन्हें भगवान माना जाता था, बिरसा मुंडा ने उनका सामना किया था और जंगलों को काटने से रोका था। इसलिए इनको हालांकि मार दिया गया। इनके जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 9 अगस्त और 15 नवंबर दोनों आप लोग याद रखना मेरे भाई। आगे चलते हैं। अब देखिए विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, आदिवासियों की जनजातियां हैं, वो पूछी जाती है, आपके एग्जाम पूछी जाती है, जो आप बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बारे में जान लेना चाहिए। जैसे एक्सिमो जनजाति, तो ये उत्तरी अमेरिका कहाँ पाई जाती है? एक्सिमो जनजाति मित्र कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। और माया जनजाति मित्र बहुत पूछी जाती है। माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है। और यांकी जनजाति जापान मत कर देना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, पूछी गई है। यांकी से आप सोचेंगे या तो एशियाई कोई पूर्वी एशियाई कंट्री हो सकता है, लेकिन या जापान हो सकता है, नहीं, यांकी जनजाति है वो मोस्टली आपकी यूएसए में पाई जाती है। आप लोग याद रखना। तो देखो माया जनजाति को याद कर लेना और यांकी जनजाति को आप 100% याद कर लेना। लेकिन जो एक्सिमो जनजाति है ये भी उत्तरी अमेरिकी जो कॉन्टिनेंटल है उसमें ये पाई जाती है। बेहतरीन तरीके से आप इन सब बातों को याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है जैसे कुछ और जनजातियों में, जैसे होपी जनजाति है मेरे भाई। होपी जनजाति भी यूएसए में पाई जाती है। बोरो जनजाति है, ये ब्राजील में पाई जाती है। बोरो मतलब बोरो और बी से ब्राजील, ठीक है। पिग्मी जनजाति, ये कांगो बेसिन है अफ्रीका में, वहां पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। बुर्समन जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो चींटियों की सुबह चटनी बना करके नाश्ता करती है। और ये कालहारी मरुस्थल जो अफ्रीका में पड़ता है,
मोस्टली साउथ अफ्रीका वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए, तो ये तो मैंने आपको बताई विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब आपको बताऊंगा कुछ भारत की जनजातियां हैं जो अक्सर आपके परीक्षा में बनती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती हैं, आदिवासी लोग पाए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एमपी में इनकी संख्या सर्वाधिक है। इस बात फैक्ट को भी याद रखेंगे। कौन कौन सी मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती है उनको जरा देखिए। जैसे भील है, गौड़ है, सहरिया है, कौरुकू है, कोल है। इन सब जातियां, ये जातियां पूछी गई थी। वो भील भी पूछी जाती है, गौड़ भी पूछी जाती है, सहरिया बहुत पूछी जाती है, कौल बहुत पूछी जाती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं तो बताइए। गुज्जर पाया जाता है, बकरवाल पूछा गया है, बोट और बोतू। ये जनजातियां आप लोग याद कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पाई जाती हैं। और चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है, बहुत पूछी जाती है। चांगपा जनजाति है वो लद्दाख में पाई जाती है, बहुत पूछी जाती है। और हिमाचल प्रदेश में गद्दा, गुज्जर और कुन्नरता ये जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश की याद रखना, गद्दी, गुज्जर और कुन्नरा ये जनजातियां पाई जाती हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है। अभ्यास उदार शक्ति 2024 जो सैन्य अभ्यास है मित्र, सैन्य अभ्यास है और मोस्टली वायुसेना द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वायुसेना द्वारा ये किया जाता है। पूछा क्या गया है कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है, ये पूछा गया है। भारत और किस देश के बीच इसका आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखिए, जो उदार शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो इस बार 2024 में किया गया है वो मलेशिया में किया गया है। और भारत की जो वायुसेना है और मलेशिया की वायुसेना है, ये दोनों सेनाएं मिलकर के आपस में क्या करती हैं कि उदार शक्ति जो वायुसेना अभ्यास है उसे करती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ नेपाल भारत और नेपाल के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका है किरण शक्ति सैन्य अभ्यास। किरण शक्ति सैन्य अभ्यास ये भारत और नेपाल के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। अच्छा, किर्गिस्तान के मध्य खंजर अभ्यास होता है। कौन सा? खंजर अभ्यास होता है भारत और किसके बीच में? तो बता दीजिए, किर्गिस्तान के बीच में बच्चा। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ और आप उसके बारे में बताऊंगा। जैसे उदार शक्ति सैन्य अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है और इस बार 2024 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हो रहा है। इस अभ्यास में भारत का जो रूस से खरीदा हुआ लड़ाकू विमान है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और ये 5 से लेकर के 9 अगस्त 2024 के मध्य। अब देखिए कुछ और सैन्य अभ्यास हैं जैसे जो आपकी परीक्षा बनते हैं। जैसे अभ्यास डस्ट लेक पूछा जाता है जो 2024 में हुआ है। तो अभ्यास डस्ट लेक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है मेरे भाई, यह भारत और उज्बेकिस्तान, कौन सा कंट्री? उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। आप लोग याद रखना, अभ्यास डस्ट लेक। और IMT इसके नाम में छिपा हुआ है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है 2024 का, ये किस किस के मध्य होता है? तो आई से मित्र अपना भारत हो जाता है। क्या हो जाता है? भारत। एम से हो जाता है मोजाम्बिक और आई से क्या होता है? टी से क्या होता है? तंजानिया। तो कभी पूछा जाए कि IMT जो ट्राइलेट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 किसके मध्य हुआ है? तो ये भारत के मध्य होता है। आई से इंडिया, एम से मोजाम्बिक और टी से तंजानिया, इनके बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला है टाइगर ट्राइफू 2024। ये किसके मध्य होता है? तो ये भारत प्लस USA के मध्य होता है। आप लोग याद रखना, ट्राइफू 2024। इसके बाद आप देखेंगे कि जो अभ्यास लामितीय, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। अभ्यास लामितीय ये किस किस के बीच में होता है? तो भारत और सेशेल्स के बीच में। भारत और सेशेल्स के बीच में। किस किस के? भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लिए मेरे भाई, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा।
देखिए अभ्यास लातवी है, ये पूछा गया परीक्षा में, भारत और सेशल्स के बीच में होता है। सेशल्स अफ्रीकी देश है और ये एक द्वीपीय देश है। आपको सेशल्स की कैपिटल बतानी है, आपको सेशल्स जो कंट्री है उसकी कैपिटल बतानी है, और ये हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है मेरे भाई। समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो किस किस के बीच में होता है? तो जो समुद्र लक्ष्मण संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किस किस के बीच में होता है पूछा जाए तो भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। समुद्र लक्ष्मण 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अच्छा, 5वां धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट है, ये किस किस के बीच में होता है? तो भारत और जापान, 2 देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट बच्चा याद कर लेना, जितने भी मैंने संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको सेशन बताए, ये तो अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास का एक अलग सेशन लेकर के आऊंगा, लेकिन इसमें जो बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, नोट करते जाइए, आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए मलेशिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे मलेशिया की राजधानी कौन सी है? कुआलालंपुर है, और यहाँ की मुद्रा आप लोग 100% याद रखिए, रिंगित यहाँ की मुद्रा है। कौन सी? रिंगित यहाँ की मुद्रा है। राजधानी तो सभी लोग जानते हैं, रिंगित यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ पर राजा होते हैं, इनका नाम क्या है? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर इनका नाम है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है? तो अनवर इब्राहिम यहाँ के कौन है बच्चा? प्रधानमंत्री हैं। बेसिक बातें हैं, आप लोग इनके बारे में जान जाइए, ठीक है। इसकी मलेशिया की राजधानी कौन सी है? कुआलालंपुर है। अगला क्वेश्चन है, कामिल मद्दोरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कामिल मद्दोरी हैं, वो किस कंट्री के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। कंडीशन ये हुई थी कि वहां के जो प्रधानमंत्री थे उनको बर्खास्त कर दिया था राष्ट्रपति ने, क्योंकि वहां के जो कंट्री है, उस कंट्री का नाम मैं बता ही देता हूं पहले। जो इस कंट्री का नाम है ट्यूनीशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने इनसे पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे कामिल मद्दोरी से पहले के, उनको बर्खास्त कर दिया, उनको निकाल दिया, सत्ता से हटा दिया। कारण यह था कि वह उस अपने ट्यूनीशिया में बिजली पानी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी, इसलिए कारण वहां पर जनता क्या कर रही थी? विद्रोह कर रही थी। इस कारण जो कामिल मद्दोरी क्या बनाया गया है तो बता सकते हैं प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। आगे ध्यान, ये हैं ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधानमंत्री अहमद हचानी को हटा दिया और बर्खास्त कर दिया। उनके स्थान पर कामिल मद्दोरी क्या बनाया गया है? नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो आप देख सकते हैं। ट्यूनीशिया के कई हिस्सों में पानी और बिजली कटौती संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कामिल मद्दोरी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक मंत्री के रूप में क्या कर चुके हैं? कार्य कर चुके हैं, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल में, जैसे मोहम्मद यूनुस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ठीक है। जैसे मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं, ठीक है। जो मोहम्मद यूनुस आपको दिखाई दे रहे हैं ये बांग्लादेश की आंतरिक, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश में इस समय आंतरिक विद्रोह हो गया है, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है बहुत तगड़े स्तर पर। बहुत से बांग्लादेशी जो हिंदू हैं वह भारत आने की गुजारिश कर रहे हैं, असम के वो बॉर्डर पर आ भी चुके हैं, बट वहां पर बहुत बुरी तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो मोहम्मद यूनुस वहां पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हुए हैं। एंटोनिया कोस्टा, जो एंटोनिया कोस्टा का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। किसके? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। और मीर स्टामर मित्र ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने ऋषि सुनक का स्थान लिया है भाई, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। और क्लाउड सिनबाम, जो क्लाउड सिनबाम है, ये मैक्सिको जो कंट्री है उसके राष्ट्रपति बने हैं। क्लाउड सिनबाम मैक्सिको के क्या बने हैं तो बता सकते हैं राष्ट्रपति बने हुए हैं। उसके बाद उर्सुला वान डेरा लियोन है, ये यूरोपीय आयोग होता है, जैसे परिषद होती है उस तरीके से आयोग होता है, उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बाद मसूद पेजेशकियन पूछे गए हैं, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने, क्योंकि आपको पता है ईरान के जो इब्राहिम मसूद राष्ट्रपति थे, जो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, उनके स्थान पर नए राष्ट्रपति बनाए हैं। इनका नाम क्या है? मसूद पेजेशकियन बनाए हुए हैं, आप लोग याद रख सकते हो। इसके साथ साथ क्रिस्टल मिशेल ये एस्टोनिया है मित्र, यूरोपीय कंट्री है एस्टोनिया, इसके नए प्रधानमंत्री बनाए गए मित्र, ठीक है। तो आप लोग क्रिस्टोनिया मिशेल को आप लोग याद रखना, मसूद पेजेशकियन को याद रख सकते हो। इसके साथ साथ मैक्सिको जो राष्ट्रपति बने उनको याद रख सकते हो। और ये सबसे बेहतरीन फैक्ट है यूरोपीय आयोग मित्र, ठीक है। अब देखिएगा ये मेरा, अब ट्यूनीशिया के बारे में तो कुछ जान लेते हैं। ट्यूनीशिया जो कंट्री है उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जैसे
जो ट्यूनीशिया सबसे पहले एक अफ्रीकी देश है। ट्यूनीशिया है जैसे एशिया कॉन्टिनेंटल है, उसी तरीके से अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है, इसकी राजधानी ट्यूनिस है। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? दीनार है। आपको मुझे बताना है कि दीनार कितने देशों में मुद्रा है, लेकिन ट्यूनीशिया की मुद्रा भी कौन सी है मित्र? दीनार है। और यहाँ के राष्ट्रपति कैस सईद हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो कैस सईद हैं यहाँ के राष्ट्रपति मेरे भाई, ठीक है। ट्यूनीशिया का अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का मैप देखेंगे तो आपको इस तरीके से ट्यूनीशिया दिखाई देगा। एक छोटा सा कंट्री है मित्र, ये आपको छोटा सा कंट्री दिखाई देगा, ट्यूनीशिया है। अफ्रीका के जैसे एशिया महाद्वीप में भारत देखते हैं, इसी तरीके से अफ्रीका में आप देखेंगे ये क्या है? ट्यूनीशिया छोटा सा देश है। तो मित्र ये मेरा छोटा सा सेशन था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक करिए। और आपको कैसा लगा आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।